डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने न्यूक्लियोटाइड देखा था। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या पॉइंट था? तो न्यूक्लियोटाइड की जब अपनों ने संरचना देखी थी तो पाया था कि जो शर्करा थी, शर्करा के साथ में एक क्षार जुड़ा हुआ था और एक फास्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ था। मतलब शर्करा और क्षार प्लस में फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे थे? तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर रहे थे। ये अपनों ने अभी देखा था। तो यहाँ पर अपनों ने देखा है कि ये जो क्षार लिए अपनों ने, ये कौन सी राइबोज शर्करा है, राइबोज शर्करा यूज की है। और साथ में यहाँ पर अपनों ने क्या यूज कर लिया? एक क्षार यूज कर लिया, प्लस में ये रहा अपना फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल यानी कहने का मतलब फास्फोरिक अम्ल, क्षार और राइबोज शर्करा आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर रही हैं? तो डीएनए की संरचना का निर्माण कर रहे हैं। मतलब डीएनए में कौन सा होता है? डीएनए में कौन सा होता है? आरएनए में कौन सा होता है? राइबोज शर्करा होती है। और डीएनए में कौन सी होती है? 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तो यहाँ पर राइबोज शर्करा चल रही है, क्षार चल रही है और फास्फोरिक अम्ल चल रही है। मतलब ये डीएनए की संरचना की ओर जा रहे हैं। यानी जो उनके अंदर केमिकल कंपाउंड जुड़े होते हैं, उन केमिकल कंपाउंड के अपने स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर अपने को पता है कि आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल होगा। और डीएनए के अंदर कौन सा होगा? तो 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा होगी, प्लस में क्षार होगा और फास्फोरिक अम्ल होगा। क्षार यहाँ पर कौन सा होगा? तो वो अपने देखते हैं कि एडेनिन, ग्वानिन और प्लस में यूरेसिल और थाइमिन होता है। यूरेसिल इसमें कौन सा होता है? HEPC होता है। और इसके अंदर जो क्षार होते हैं वो HEUC होता है। मतलब एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। यहाँ पर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और सुपर साइटोसिन इस प्रकार के क्षार होते हैं। तो ये जो अपनों ने राइबोज शर्करा यूज किया, क्षार यूज किया और फास्फोरिक यूज किया, इससे किसका निर्माण किया अपनों ने? न्यूक्लियोटाइड का ही निर्माण किया है। और इसी प्रकार से 2 डीऑक्सी राइबोज शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल से भी किसका निर्माण हो रहा है? न्यूक्लियोटाइड का ही निर्माण हो रहा है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में यहाँ पर सिर्फ शर्करा लिखी हुई है। शर्करा के अंदर दोनों आते हैं, एक तो राइबोज शर्करा आती है, दूसरी डीऑक्सी राइबोज शर्करा आती है। और क्षार के अंदर 5 प्रकार के क्षार आते हैं। मतलब एक तो एडेनिन के दोनों क्षार, फ्यूरिन के दोनों क्षार आ जाते हैं, जो एडेनिन और ग्वानिन है। और उसी प्रकार से पिरिमिडिन के अंदर जो 3 क्षार है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन किस में काउंट हो जाते हैं? आरएनए में काउंट हो जाते हैं। और डीएनए में कौन से काउंट हो जाते हैं? तो थाइमिन और साइटोसिन काउंट हो जाते हैं। ये अपनों ने देखा था। तो आपसे न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर पूछे तो इस टाइप से स्ट्रक्चर लिख लोगे। अब आगे आता है, आपसे पूछ ले कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे करोगे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर स्ट्रक्चर को तो अपने को इतना ही रखना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में करना क्या है? जो फास्फोरिक अम्ल है, उस फास्फोरिक अम्ल का जो OH है वो दूसरे जो कार्बनिक यानी जो शर्करा होगी उसके साथ में क्या करना होगा? अपने को प्रतिस्थापित करना होगा। जैसे ये अपनों ने किसका निर्माण कर लिया? क्षार OH। ये अपना क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड था। अपने को पता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होती है? बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड इकाइयां आपस में जुड़ती है। कौन से बंध से जुड़ती है? तो फास्फेट डाई एस्टर बंध से जुड़ती है। तो उसका निर्माण कैसे होता है? तो अपने कह सकते हैं कि यहाँ से जो OH होगा वो इस तीसरे के साथ में क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापित हो जाएगा। मतलब एक दूसरी संरचना बनाऊंगा इस टाइप से। यहाँ पर क्षार, यहाँ पर H, यहाँ पर H, फिर CH2, फिर ये संरचना क्या होती रहेगी? चलती रहेगी। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, H,
H। तब इसका क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु और इसका हाइड्रोक्सी समूह प्रतिस्थापित हो जाएंगे, मतलब जल के एक अणु का निष्कासन कर देंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, एक बंध का निर्माण कर लेंगे। जल के एक अणु का निष्कासन कर लेंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, एक बंध का निर्माण कर लेंगे। इस बंध को ये अपने क्या बोल देते हैं, जो ये बंध जुड़ा हुआ है, इस बंध को ये अपने बोल देते हैं फास्फोडाई एस्टर बंध बोल देते हैं, डाई एस्टर बंध बोल देते हैं। था क्या कि एक न्यूक्लियोटाइड की इकाई ली, दूसरों भी न्यूक्लियोटाइड की इकाई ली। अपने को पता है कि दूसरी जो एक न्यूक्लियोटाइड की इकाई है उसके साथ में 3 नंबर पर भी क्या है, हाइड्रोक्सी समूह है और 2 नंबर पर भी हाइड्रोक्सी समूह है। ये बात हो रही है जब अपने किसकी बात करेंगे, आरएनए के निर्माण की बात करेंगे। तो आरएनए में अपने ऐसे बोल सकते हैं C2 और C5, C2 C3 और C5 के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, डाई एस्टर बंध पाया जाता है। और जब अपने डीएनए की बात करेंगे तो C3 और C5 की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्बन परमाणु चेक करते हैं तो 1 नंबर कार्बन परमाणु, 2 नंबर कार्बन परमाणु, 3 नंबर कार्बन परमाणु, ये C3 है। उसके बाद में इस कार्बन परमाणु पर चेक करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब ये 5 नंबर कार्बन और ये 3 कार्बन आपस में कौन से बंध से जुड़े हुए हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां होती है वो आपस में क्या होती जाती है, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती जाती है और किसका निर्माण कर लेती है, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर लेती है। ये जो फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण होता है ये किन कार्बनों के बीच में होता है, अगर अपन ने राइबोस शर्करा यूज की है तो राइबोस शर्करा में ये 2 से भी प्रतिस्थापित हो सकता है और 3 से भी। तो C2 C5 के बीच में भी बन सकता है, C3 C5 के बीच में भी बन सकता है। और जब बात करते हैं अपने ओनली 2 डीऑक्सी राइबोस की, तब ओनली किस पर यानी किस पर ध्यान रखना होगा, अपने को C3 पर रखना होगा। क्यों, क्योंकि राइबोस शर्करा में 2 डीऑक्सी राइबोस शर्करा में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन होने के कारण ये किसी भी प्रकार से जल के अणु का प्रतिस्थापन नहीं कर पाएगा। इसलिए 3 नंबर वाले कार्बन पर कौन सा हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है, इसी के साथ ये क्या करेगा, संयोग करेगा। संयोग करके क्या कर लेगा, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर लेगा और क्या कर लेगा, एक जल के अणु का निष्कासन करके इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड की इकाइयों को जोड़ता जाएगा और क्या निर्माण कर लेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेगा। एक बार फिर से इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे ये जुड़ा था। तो इस बार अपने ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। यहाँ पर क्या था, OH P OH डबल बॉन्ड O CH2 OH H OH H 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना H। यही अपनी स्ट्रक्चर चल रही थी, इसे अपने क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे, न्यूक्लियोटाइड बोल रहे थे। न्यूक्लियोटाइड में था क्या, एक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में जुड़ती है, कौन से बंध से, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती है। तो उसका निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट एक दूसरी संरचना लिख लेता हूं। क्षार H OH H OH H और यहाँ पर H, फिर CH2, फिर O, फिर P, फिर OH डबल बॉन्ड O, फिर OH। अब होगा क्या, तो यानी जो बंध बनेगा अपना फास्फोडाइएस्टर उसको करना क्या है, 2 से भी हटा सकते हो और 3 से भी हटा सकते हो। फर्स्ट कार्बन परमाणु, सेकंड कार्बन परमाणु और थर्ड कार्बन परमाणु। ये बात करें अपने राइबोस की, डीऑक्सी राइबोस में सेकंड वाले के साथ में OH नहीं होता, इसलिए वो यूज नहीं किया जाता। ओनली कौन सा बनेगा, C3 और C5 ही बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा,
OH यहाँ से लुप्त हो जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, मतलब किसका निष्कासन हो जाएगा, एक जल के अणु का निष्कासन कर देंगे और किसका निर्माण कर लेंगे, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर लेंगे। इसे कौन सा बंध बोल देते हैं अपने, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर लेते हैं। एक फास्फोरस है, डाइएस्टर मतलब दो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो दो के लिए कौन सा यूज कर लिया, डाई वर्ड यूज कर लिया। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि ये बंध कौन सा है, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण कर लिया और आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में कौन से बंध से जुड़ती है, फास्फोडाइएस्टर बंध से जुड़ती है। पूछ ले कि फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे कि न्यूक्लियोटाइड की C3O PO और C5 ऐसे बंध से जुड़ती है। तो चेक करते हैं, देखो COPCPO और C आ रहा है, यहाँ पर C नंबर ये कौन सा है, C3 है, ये कौन सा है, C5 है, बीच में दो ऑक्सीजन और एक फास्फोरस है, इसलिए एक फास्फोरस है तो फास्फो यूज कर लिया। एस्टर की अपने को संरचना पता है कि एस्टर की संरचना कैसी होती है, ऐसी संरचना होती है, तो ऐसी संरचना यूज कर रहे हैं, एक और दो एस्टर है, इसलिए कौन सा यूज कर लिया, डाइवर्ड यूज कर लिया और साथ में एस्टर है तो एस्टर लगा दिया। तो फास्फोडाइएस्टर बंध से क्या होती जाती है, ये न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में जुड़ती जाती है और किसका निर्माण कर लेती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेती है, पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ से क्या करोगे आप, बंद को ऐसे करके दिखा दोगे ताकि क्या होगा, ये चलता रहेगा और यहाँ पर ऊपर वाले OH को क्या करोगे, डॉट डॉट करके दिखा दोगे। इसी प्रकार से क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या कहलाती है, अपने को पता है, न्यूक्लिक अम्ल कहलाती है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल का सिंपल सा कंसेप्ट था कि न्यूक्लिक अम्ल बनेगी कैसे। तो न्यूक्लिक अम्ल बनने की तीन कंडीशनें बताइए आपको। पहले न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना अपने को, शर्करा प्लस में कार्बनिक क्षार यूज करके किसका निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे। फिर न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या करेंगे, न्यूक्लियोसाइड के साथ में फास्फोरिक अम्ल जोड़ देंगे। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र ही लिख देता हूं डायरेक्ट। और किसका निर्माण कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेंगे। और ये न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में कौन से बंध से, यानी न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में कौन से बंध से, न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां बहुत सारी n इकाइयां आपस में बोल सकता हूं फास्फोडाइएस्टर बंध से, फास्फोडाइएस्टर बंध से किसका निर्माण कर लेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कर लेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपने क्या बोल देते हैं, न्यूक्लिक अम्ल बोल देते हैं। तो ये सिंपल सी कंसेप्ट अपने माइंड में रखना, ठीक है। यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये जो न्यूक्लिक अम्ल की यानी जो कंपाउंड, यानी जो इनके अंदर पाए जा रहे थे कंपाउंड, उनकी एक स्ट्रक्चर थी। तो ये स्ट्रक्चर के लिए सिंपल सा ये चीज अपने को पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी स्ट्रक्चर बना पाएंगे। कार्बनिक क्षार और शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक अम्ल मिलकर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेंगे और न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में किस बंध द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ेगी और किसका निर्माण करेगी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगी। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही क्या कहते हैं, अपने न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो ये न्यूक्लिक अम्ल की संरचना थी। अब आपसे सिंपल सा अगर कंसेप्ट पूछ ले कि न्यूक्लिक अम्ल बनाओगे कैसे, तो शर्करा के लिए अपने राइबोज लिख सकते हैं, राइबोज शर्करा लिख सकते हैं। राइबोज शर्करा प्लस में कौन सा अपने को पता है कि फास्फोरिक अम्ल यूज किया, तो फास्फेट लिख सकते हैं। साथ में इसके साथ में एक क्षार जुड़ेगी, क्षार कौन कौन सी होगी, तो किसका निर्माण कर रहे हैं, अपने आरएनए का निर्माण कर रहे हैं। तो आरएनए के लिए क्षार कौन कौन सी होती है, तो अपने को पता है AGUC क्षार आपस में जुड़ेगी। इस टाइप से ये क्या कर लेगी, आरएनए का निर्माण कर लेगी। मतलब राइबोज शर्करा, फास्फेट और ये कौन सी क्षार हो जाएंगी, ये चार क्षार में से कोई भी क्षार जुड़ेंगी। ये चारों क्षार जुड़ती हैं
उसी प्रकार से डीएनए की सिंपल संरचना पूछ ले तो डीएनए में क्या रहता होगी, डीऑक्सी राइबोज प्लस में फॉस्फेट वैसे का वैसे ही रखोगे और क्षार के साथ में कौन सी जोड़ोगे, AGTC। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, टी का मतलब थाइमिन, सी का मतलब साइटोसिन। ए का मतलब एडेनिन, जी का मतलब ग्वानिन, यू का मतलब यूरेसिल और सी का मतलब साइडिन। ये क्या है, क्षार है। ये आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी इसके साथ में। और कितनी इकाइयां, तो n इकाइयों के रूप में ये क्या होगा, डीएनए का निर्माण कर लेंगे। तो ये आरएनए और ये डीएनए था। आरएनए के अंदर राइबो शर्करा होती है, अपने को पता है। फास्फोट इसके साथ यानी फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, प्लस में इनके साथ जो कार्बनिक क्षार होती है वो कौन कौन सी होती है, एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है, यूरेसिल होती है और साइटोसिन होती है। डीएनए की बात करते हैं तो जो शर्करा के रूप में यहाँ पर डीऑक्सी राइबो शर्करा आ जाती है और फास्फेट वैसा वैसा। जब क्षार की बात करते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तक तो सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर यूरेसिल की जगह क्या आ जाता है, थाइमिन आ जाता है। तो ये डीएनए की संरचना होती है। संरचना बनाने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट यही चीजें पूछेगा कि आरएनए में कौन कौन सी क्षार पाई जाती है, डीएनए में कौन सी क्षार पाई जाती है, आरएनए में कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, डीएनए में कौन से कार्बनिक क्षार पाए जाते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध किसे कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है। तो ये सिंपल सी आपको बेस ध्यान में रखना होगा। यहाँ तक न्यूक्लिक अम्ल का ये कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल में जो डीएनए आरएनए उनके बीच में डिफरेंस दे रखा है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो अपने को पता है कि डिफरेंस निकाल सकते हैं सिंपल से, डीएनए और आरएनए। तो फर्स्ट डिफरेंस तो इसमें यही होता है कि ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है। आपको बताया था कि ये कहां पर मिलता है डीएनए। तो डीएनए अपनों ने देखा था कि ये क्या था, जो कोशिका थी उसके अंदर जो नाभिक था, नाभिक के अंदर गुणसूत्र था, गुणसूत्र के अंदर जो अनुवांशिक कूट के अंदर जो जीन्स बने हुए थे वो किसके थे, इसके बने हुए थे। मतलब डीएनए कहां पर मिलता था, तो यहाँ पर मिलता था। और ये क्या कहला रहा था, न्यूक्लिक अम्ल कह रहा था, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल में काउंट हो रहे थे। डीएनए कहां पर पाया जाता है, तो केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्र में पाया जाता है। और आरएनए मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, तो आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और ये और भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, यहाँ पर भी क्या होता है, मिलता है। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, तो डी से मतलब डीऑक्सी, 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है इसके अंदर, 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, 2-डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इसके अंदर कौन सी होती है, आर का मतलब डायरेक्ट राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। उसके बाद में अपनों ने कार्बनिक क्षार का डिफरेंस देखा था। तो डीएनए के अंदर कौन से कार्बनिक क्षार पाए जा रहे थे, तो ये 4 कार्बनिक क्षार पाए जा रहे थे, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जा रहे थे। जबकि आरएनए में कौन से पाए जा रहे थे, तो एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन, ये 4 इसमें पाए जा रहे थे। फोर्थ इनके अंदर डिफरेंस हो जाएगा, ये क्या करते हैं, ये अनुवांशिक गुणों का क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। अनुवांशिक गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, भेजते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आरएनए होते हैं, मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ये इनके बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस ये 4 चीज, ये 3 तक तो डिफरेंस अपने आप निकाल सकते हो आप, आपको बताया गया पूरी स्ट्रक्चर के बेस के अनुसार। और यही 2-3 डिफरेंस पूछता है कि डीएनए आरएनए में मुख्यतः अंतर क्या होते हैं। तो 4 ये अंतर होते हैं, ये 4 अंतर ध्यान में रखना। गुणसूत्र में यानी कहने का मतलब केंद्र के अंदर जो गुणसूत्र है वहां पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में मिलता है और कुछ मात्रा में ये केंद्रक में भी मिलता है।
इसमें जो कौन सी शर्करा पाई जाती है, 2-डीऑक्सी शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए के अंदर कार्बनिक क्षार के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। ये अनुवांशिक गुणों को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फिफ्थ अपने लिख सकते हैं कि इनकी क्या होती है, द्विकुंडलिक हेलिक्स संरचना होती है और इनकी एकल कुंडली संरचना होती है। मतलब ये कुंडली नुमा नहीं होते, ये द्विकुंडलित होते हैं, ये एकल कुंडलित होते हैं। ये इनकी क्या हो जाएंगे, 5 डिफरेंस हो जाएंगे। तो यहाँ तक अपने न्यूक्लिक अम्ल का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। और न्यूक्लिक अम्ल में था क्या कि न्यूक्लिक अम्ल की डेफिनेशन देखी थी, कहाँ पाए जा रहे थे, न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्या थे, डीएनए आरएनए थे। डीएनए आरएनए बने कैसे थे, तो अपनों ने इनकी संरचना देखी, तो इनमें पाया कि डीएनए का निर्माण पॉलीन्यूक्लियोटाइड से हो रहा था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहे थे, तो न्यूक्लियोटाइड की इकाइयां आपस में जुड़ रही थी। और न्यूक्लियोटाइड कैसे बन रहे थे, तो कार्बनिक क्षार, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल से बन रहे थे। तो इस प्रकार से अपनों ने पूरी इनकी स्ट्रक्चर भी देखी है। कल अपने लिपिड वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।